हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय राजनीति शास्त्र घटक पार्ट 2 चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि चुनाव क्या होता है। तो चुनाव को समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप खुद होशियार हैं। चुनाव किसे कहते हैं आपको पता है कि इलेक्शन क्या होता है। तो हम आज चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें चुनाव का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोग्रेस हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ, उसका श्रेय चुनाव प्रक्रिया यानी इलेक्शन कमेटी को जाता है। तो इलेक्शन के द्वारा ही हमारा जो भारतीय लोकतंत्र इस दिशा में प्रगत हुआ है। तो उनमें सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इलेक्शन कमेटी, तो निर्वाचन आयोग क्या है? तो भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में चुनाव आयोग ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र में के स्थान में चुनाव आयोग ही है। भारतीय संविधान की धारा 324 द्वारा स्वायत्तता व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनमें 2 उप आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को 324 द्वारा स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण की बताई गई है कि जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा उप आयुक्त होते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद में आ रहा है आप लोगों का निर्वाचन आयोग के कार्य। तो निर्वाचन आयोग के कार्य में मतदाताओं की सूची तैयार करना। तो पहला पॉइंट आ रहा है आप लोगों का मतदाताओं की सूची तैयार करना। जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं वो मतदाता सूची तैयार करना। अब वो जो उम्मीदवार है वो कैंडिडेट है, और जो मतदाता जो हमारे आम जनता के लोग जो 18 वर्ष की पूरी आयु पूरी करते हैं वो मतदाता। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि 18 वर्ष पूर्ण आयु वाले हर भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए उसका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि मतदाता वही होता है जिसकी उम्र आयु 18 वर्ष पूर्ण हो, और 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में उसका जो राइट्स ऑफ वोट कब मिलता है? जब उसकी सूची में उसका नाम होता है। तो ये सब यहाँ पर चुनाव आयोग उनके नाम सूची तैयार वगैरह करता है, और उनको आईडी वगैरह चुनाव आयोग ही देता है। जो आईडी आपको पता है, आईडी के द्वारा ही हम किसी को कोई प्रत्याशी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। उसके बाद में चुनाव की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारण करना। तो यहाँ पर चुनाव की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारण करने के लिए चुनाव को संपन्न करने की जिम्मेदारी और कितने चरणों में चुनाव करना है, ये सब चुनाव आयोग तय करता है कि कौन से प्रदेश में, कहाँ पर, देश के कौन से राज्य में कितने चरणों में चुनाव करना है और कब करना है। वो राइट चुनाव आयोग को होता है। उसके बाद में आ रहा प्रत्याशी उम्मीदवारों के आवेदन की छानबीन। तो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट्स वगैरह होता है, प्रत्याशी उम्मीदवार, तो वो उसके आवेदन किस प्रकार से भरा गया उसकी छाननी करना पड़ता है कि वो हिस्ट्री सीटर वगैरह तो नहीं है, या तड़ी पारे बाहर से आया हुआ विदेश नागरिक है, वो सब की जानकारी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़े करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद में जैसी चुनाव की तारीख की घोषणा होती है वैसी वैसी अपने प्रत्याशियों की छानबीन की जाती है और उनके आवेदन भरे जाते हैं। और भरने के बाद में विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की यादी दी जाती है, किसको कब खड़ा करना है और अपने चुनाव में खड़े करना है, वो सब राजनीतिक दल को अपनी यादियां देते हैं। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना। अब यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो अपने देश में बहुदलीय पद्धति है, साथ ही नए नए दलों का गठन होता रहता है। राजनीतिक दलों में फूट पैदा होकर नए दलों का निर्माण होता है। और किसको चुनाव चिन्ह देना चाहिए निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य भी चुनाव आयोग करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, अपने देश में बहुदलीय पद्धति है, और जो अलग आज़ाद उम्मीदवार वगैरह जब चुनाव में खड़े होते हैं या गिरते हैं या जीत कर आते हैं या फिर किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं या उसमें फूट वगैरह हो जाती है, तो उनको चुनाव चिन्ह देने का कार्य भी चुनाव आयोग ही करती है। चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। अब यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है पॉइंट वो आ रहा है चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। तो इसमें दिया गया है कि चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है उन्हें हल करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की होती है। जहाँ पर ऐसा बोगस वोट वगैरह डाले जाते हैं या फिर ऐसा गुंडेगर्दी वगैरह कर
या दंगे फसाद वगैरह करते तो वहाँ पे वो चुनाव को दोबारा करना, ये सब चुनाव आयोग के हाथ में होता है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट वगैरह होती है उसे हल करना, सॉल्व करना वो चुनाव आयोग का काम होता है। तो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में दिया गया है कि हमारे सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत का, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत का है। तो हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति करने का वो सब पूरा श्रेय चुनाव को जाता है। तो चुनाव के माध्यम से हमारा लोकतंत्र खड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर हमने ये इतने चुनाव के बारे में जानकारी हासिल करे। निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना। तो यहाँ पर लोकसभा के कुल 543 सदस्य, इन सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र, ये समिति किसी एक के दबाव में ना आते हुए तटस्थ रूप से निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना के बारे में दिया गया है कि लोकसभा के कुल 543 मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स का चुनाव होता है। वो चुनाव कैसे किया जाता है, ये प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। ये समिति किसी के भी दबाव में ना आते हुए तटस्थ रूप से निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना करती है। उसके बाद में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। तो आचार संहिता किसे कहते हैं, तो आचार संहिता के बारे में बताया गया है चुनाव से कुछ समय पूर्व तथा चुनाव के समय सरकार, राजनीतिक दल और मतदाताओं को चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है। तो आचार संहिता में बताया गया है कि निष्पक्ष और चुनाव करवाना, कैसे चुनाव कराना चाहिए, निष्पक्ष और पैसों के बगैर पूरा साफ स्वच्छ चुनाव कैसे कराना चाहिए, और चुनाव के टाइम में क्या क्या होना चाहिए। तो चुनाव से कुछ समय पूर्व तथा चुनाव के बाद सरकार या राजनीतिक दल या मतदाताओं से चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो आचार संहिता में बताया गया है कि आचार संहिता में कौन कौन सी चीजों का आपको पालन करना पड़ता है। जैसी आचार संहिता लग जाती है तो आप लोग, कोई भी मतदाता, यहाँ तक सरकार भी अपने चुनाव चिन्ह का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन नहीं कर सकते, चुनाव रैलियां नहीं निकाल सकते, किसी के पास जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उसके बाद में पूरी तरह से चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाता है। जो भी व्यक्ति, मतदाता या तक कि सरकार अगर चुनाव का प्रचार प्रसार करते पाए जाते तो कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के तहत उन्हें अपराधी माना जाता है। निष्पक्ष और चुनाव करवाने में आने वाली चुनौतियां। तो हमारे देश का विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करवाना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो चुनाव में बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध रूप से लेन देन होता है। उसकी रोकथाम के लिए चुनाव आयोग को उपाय करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को निष्पक्ष और चुनाव करवाने में आने वाली चुनौतियां। तो सबसे पहली चुनौती है पैसों का लेन देन। तो यहाँ पर हमारा जो भारत देश का विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करवाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में चुनाव में पैसों का अवैध रूप से लेन देन वगैरह होता है। उसकी रोकथाम करने के लिए चुनाव आयोग को उपाय योजना करनी पड़ती है, और उपाय योजना करने के बाद में कुछ प्रत्याशी उम्मीदवारों को, कुछ राजनीतिक दल ऐसे अपराधियों को टिकट वगैरह देते हैं और वो जीत कर भी आए थे, और जीतने के आने के बाद में वो राजनीति का अपराधीकरण करते हैं। तो उनकी भी रोकथाम करने का एक प्रकार से चुनौती का कार्य उनको करना पड़ता है। और चुनाव के समय होने वाली हिंसा को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया कि चुनाव के समय होने वाली हिंसा और चुनाव के दौरान जो अपराधीकरण होता है या राजनीतिक अपराधीकरण जो होता है, उनमें अपराधियों को, जो हिस्ट्री सीडर है या गुंडे है, जो थम्सअप अनपढ़ वगैरह होते हैं, उन लोगों को टिकट ना दे। लेकिन राजनीतिक दल की जो पार्टियां वो पैसों के लालच में अपनी पार्टियों को गिराने से बचाने के चक्कर में वो अपराधियों को, ऐसे गुंडों को टिकट देते हैं और उनको चुनाव में जिताकर ला लेते, जिससे हमारी राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। और चुनाव के दौरान जो हिंसा, जो राइट्स वगैरह होती है, उनको भी रोकने के लिए चुनाव आयोग को एक प्रकार से चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में आपका चुनावी सुधार। तो चुनाव में सुधार कैसे होना चाहिए, तो चुनाव में सुधार ऐसा होना चाहिए कि जो हम स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया गया है कि स्त्रियों को
चुनाव में लड़ने के लिए उनको आरक्षण दिया कि वो चुनाव लड़ सकती है, चुनाव में वोट डाल सकती है, राइट्स ऑफ वोट वगैरह मिला गया। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबको राइट्स ऑफ वोट दिया गया है, राइट्स ऑफ लाइफ, राइट्स ऑफ बिजनेस, राइट्स ऑफ फ्रीडम। तो राइट्स ऑफ वुमेन के हिसाब से उनको भी उनका 50% का जो रिजर्वेशन कोटा है उनको देना चाहिए। उनको चुनाव में खड़ा, तो आज वो खड़े भी रहे। और हमारी सरकार को जो चुनाव में जो पैसा वगैरह लगता है, हमारी सरकार ने खुद उस चुनाव में पैसा लगाना चाहिए, चुनाव आयोग ने पैसा लगाना चाहिए, जिससे पैसा कम लगेगा और पैसों का जो अवैध प्रकार का लेन देन होता है उसमें भी रोक लग जाएगी। और कम पैसों के हिसाब से जो अपराधीकरण, जो आपराधिक लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक प्रकार से बैन आ जाएगा और ऐसे आपराधिक लोग चुनाव में जीत कर नहीं आएंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे हैं, वो लोग फिर हमारे संविधान को, हमारे जो लोकतंत्र को संभालेंगे और हमारे भारत देश को तरक्की करने के लिए आगे लेके जाएंगे। तो ऐसे लोगों को या चुनाव आयोगों को कि भाई अपना पैसा खुद लगाए, और उन्होंने अपराधीकरण के ऊपर बैन लगाकर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पहले मौका देना चाहिए और साफ स्वच्छ निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराना चाहिए। और इसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह सब रोकना चाहिए। जहाँ पे बगावत वगैरह आती है, जो प्रदेश वगैरह जहाँ पर हमेशा गुंडागर्दी वगैरह होती है, तो वहाँ पे स्पेशल फोर्स के द्वारा चुनाव कराना चाहिए। उसके बाद में आ रहा है आपका मत पेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा। तो 90 के दशक में यहाँ बताया गया है कि चुनाव में 1951 से लेकर 1952 में चुनाव संपन्न हुए और यहाँ से फिर हमारे भारत देश का जो लोकतंत्र है उसे चुनाव के द्वारा संपन्न कराया गया। तो आज भारत देश का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र माना जाता है। तो 51-52 में जैसे भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1950 और 51-52 में चुनाव शुरू हुए। चुनाव शुरू होने के बाद में 90 के दशक में, 90s के दशक में ईवीएम मशीन आई। तो ईवीएम मशीन का उपयोग सबसे किया गया। इसमें जो हमारे दिव्यांग सदस्य वगैरह, अंधे, लंगड़े लूले जो व्यक्ति वगैरह थे, उनको भी वोट करने की सुविधा प्राप्त हुई। तो ईवीएम के द्वारा हम वोट डाल सकते हैं। उसमें जो समय लगता था चिट्ठिया वगैरह का चुन कर लाना, फिर 1-2 दिन वगैरह मत पेटियाँ वगैरह चुनना, उसमें फिर जो लोग सिक्के वगैरह वाले बैलेट पेपर में मारते तो कटे टूटे होने के हिसाब से वो सब बोगस वोट माने जाते। तो वो बोगस वोट से बचने के लिए, समय के बचने के हिसाब से ईवीएम का उपयोग किया गया है। और ईवीएम से हम जल्द से जल्द और कम समय में सबसे ज़्यादा चुनाव कर सकते हैं, चुनाव करा सकते हैं। तो ईवीएम में नोटा का उपयोग किया गया है। नोटा का उपयोग नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो नोटा का उपयोग भी आज धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब 2010 के बाद में वीवीपैट का भी उपयोग किया गया। वीवीपैट के द्वारा भी दिव्यांग लोगों ने उसका उपयोग किया है। वो भी सबसे अच्छा एक प्रकार से हमारे भारत देश में लोकतंत्र के हिसाब से वीवीपैट को भी सराहना मानी जा रही है। इस प्रकार यहाँ पे ईवीएम मशीन भी आ गई। तो आज हम चुनाव आधुनिकरण, मॉडर्न एज में आने के हिसाब से चुनाव में सबसे सशक्त माध्यम ईवीएम मशीन के द्वारा भी माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का पार्ट 2 चुनाव प्रक्रिया खत्म होता है। धन्यवाद।